अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं जी। इस हफ्ते भी हमने देखा कि अदालत से भी बड़ी ज़ोरदार किस्म की खबरें आती रही। हुकूमत को काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं, जो तरमीम वो करना चाहती थी इलेक्शन एक्ट में, वो कर भी ली गई है। और साथ साथ अदालत से भी रिलीफ मिला है इस सूरत में इलेक्शन कमीशन को कि रिटायर्ड जजेस को वो तैनात कर सकेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। तो इसके ऊपर भी एक स्टे ऑर्डर आ गया है कि जो पंजाब में ख़ास तौर पर जजेस काम कर रहे थे, फ़िलहाल वो रुक गए हैं, वो ट्रिब्यूनल्स फ़िलहाल काम नहीं कर सकेंगे। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है जो नई चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की अपॉइंट हुई, उनसे मुशावरत करेगा इलेक्शन कमीशन और फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी हंगाम अडयाला जेल से बड़ी अहम खबरें आई हैं। आज इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला, और ज़्यादातर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस हवाले से हैं कि जेल में उनको जो पाबंदियों का सामना है, जिस तरह का उनके साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है, उनका ये कहना है कि उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। कल भी उनकी पार्टी के लोग बाहर खड़े रहे और वो अंदर इंतज़ार करते रहे, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। तो इस सारी सूरत हाल की बिना पर वो ये कहते हैं कि जेल कंट्रोल हो रही है, और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो वो फिर भूख हड़ताल पर चले जाएंगे, और इस सिलसिले में वो अपने वकला से मुशावरत कर रहे हैं। तो क्या उनकी भूख हड़ताल सिर्फ उनकी भूख हड़ताल होगी? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब ये मामला अदालत में भी ले जा चुकी है PTI, तो फिर इस तरह की हिकमत अमली अपनाने की क्या वजह नज़र आती है? एक तरफ हमने ये देखा कि हुकूमत ने कल तरनौल के मकाम पर जलसे की खुद ही इजाज़त भी दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आज जबकि वो इंतज़ामात को हतमी शक्ल में ले आए हैं, तो वहाँ पर आज अचानक से DC की जानिब से NOC मनसूख कर दिया गया है। ये क्या शो कर रहा है? क्या हुकूमत अभी भी PTI से खौफजदा है कि वो जलसे जुलूस ना कर सके? क्यों इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जा रही है, और कल क्या जलसा हो सकेगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। कुछ जिक्र करेंगे जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ बदलते हुए मौसमों की जिक्र किया है, तो उस पर भी बात होगी। क्या वाकई मौसम बदल रहे हैं? आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद हुई है, जिसके हवाले से अज़्म इस्तेहकाम में जो कॉन्फ्रेंस भी अब मुनक़िद करने जा रही है हुकूमत, जिसकी बात हो रही है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, तो इसके ऊपर भी किस जमात का क्या मौक़िफ़ है, इस पर भी बात होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम, और ख़ासतौर पर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं नईम हैदर पंजोता साहब को भी, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। शुक्रिया पंजोता साहब, आपका भी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं इमरान साहब से कुछ कमेंट लूँगी, फिर आपकी तरफ आते हैं। इमरान साहब, ये जो मामला है, चूँकि अभी ये लेटेस्ट हम देख रहे थे सिचुएशन के किस तरह से कहा जा रहा है, अली मोहम्मद खान साहब ने भी ये बात की, आज मानसरा में जो PTI का जलसा हुआ उसमें भी बड़ी धुआंधार तकारीर हुई। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को वाकई भूख हड़ताल पर जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, बात यह है कि ये जो मामला है भूख हड़ताल वाला, इसमें 2-3 पहलू हैं, सिर्फ ये इतना सादा नहीं है। पहली बात ये है कि इमरान खान साहब को ये नौबत ही क्यों आई, ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई कि उन्होंने बात ये कर दी कि जी मैं भूख हड़ताल पे जाऊँगा। अगर हम पूरी दुनिया में देखें, हिस्ट्री का मुतालिया करें और ख़ास तौर पे सियासी मामला को देखें, तो भूख हड़ताल जो है वो एक तरह से हमेशा से एक आखिरी ऑप्शन रहा है। जिन रहनुमाओं ने भूख हड़ताल की है वो उसी वक्त करते हैं जब उन्हें और कोई उसका हालिया चारा नज़र नहीं आता, तो फिर वो भूख हड़ताल कर देते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर ये तशवीश जो लाहक हुई बानी चेयरमैन को कि उन्होंने ये सोचने पे मजबूर हो गए कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, लिहाजा उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलता मुझे नज़र नहीं आता, अगर नहीं मिलेगा तो मैं भूख हड़ताल करूँगा, तो ये तशवीश दूर करना किसकी ज़िम्मेदारी? क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों की, अदलिया की, या हुकूमत की? इसमें किसने करना है? दूसरा ये मामला कि जो उन्होंने ये कहा कि जेल में उनके साथ नारवा सलूक किया जाता है, तो पहली बात ये है कि नारवा सलूक जो किया जाता है वो क्या, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि वाकई नारवा सलूक किया जाता है, या अगर किया जाता है तो क्यों किया जाता है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा ये बात ज़हन में रखना होगी कि जेल तो फिर जेल ही है, अल्लाह दुश्मन को भी बचाए, लेकिन जेल में घर जैसी सहूलियात तो नहीं मिल सकती है। शराफिया को तो फिर बड़ी सहूलतें मिल जाती हैं, लेकिन जेल, आम आदमी जो बेचारा जेल में जाता है उसको तो सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। बहरहाल ये जो मामला है, तीसरा इसका पहलू है जो आपने कहा तहरीक का। अगर ये तहरीक की सूरत इख्तियार कर जाता है, जैसे आज अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा, तो देखिए इमरान खान, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि PTI क्या है। PTI बड़ी माजरत के साथ नईम हैदर पंजोता का नाम नहीं है, PTI बैरिस्टर गौहर अली ख़ान का नाम नहीं है, PTI अली मोहम्मद ख़ान का नाम नहीं है, PTI अली अमीन गंडापुर का नाम नहीं है,
PTI सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम है, उसका कारकुन इमरान खान के साथ जुड़ा। और जिस तरह से पिछले आप एक देखेंगे अरसे में कारकुन जो है उस तरह से उसका ताल्लुक खान के साथ ख़त्म नहीं हो सका। अगर उसका कारकुन वाकई ही निकल आया PTI का कारकुन और उन्होंने भी अपने लीडर के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी, फिर हुकूमत के लिए नया मसला खड़ा होगा और प्रेशर आएगा, फिर प्रेशर आएगा और फिर शायद इस तरह का प्रेशर भी हो जिसको डील करना हुकूमत के लिए मुश्किल भी हो। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है इंटरनेशनल प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि इस वक्त तो हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं इमरान खान साहब के लिए, और ये तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि उनके साथ क्या मामला दरपेश है। मैं उस पर आपसे अलग से भी सवाल करती हूँ, लेकिन पहले इस मामले के ऊपर नईम साहब की भी राय लेते हैं। नईम साहब, क्या वजह है इमरान खान साहब को क्यों लगता है कि उन्हें भूख हड़ताल की तरफ जाना पड़ेगा? ऐसी क्या नौबत आ गई? और फिर ये तो है मुलाकातें पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही हैं, तो फिर आप ये मामला लेकर अदालत में भी जा चुके हैं कि एजेंसीज वहाँ पे कंट्रोल कर रही हैं, उसके खिलाफ आपने एक रिट भी रखी हुई है। तो ये जब अदालत में मामला है तो फिर इस तरफ जाने की सोच क्यों आई? देखिए, बहुत शुक्रिया समीना, आपने मौका दिया। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने ये बात जो है अभी नहीं की, इससे पहले 3 दफ़ा कह चुके, और सुप्रीम कोर्ट में भी जब समाअत हुई वहाँ पर भी इमरान खान साहब कर्नल साहब के हवाले से बात की कि वहाँ पर कर्नल साहब ने, तो मौजूद सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि अब साहब न लगाएं, सिर्फ करने। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल कंट्रोल किया जा रहा है, हर चीज़ मैनेज की जा रही है। वो बात करते हैं 5 बजे एक शीशे के कमरे के अंदर हमारी मुलाकात होती है। तो उस मुलाकात में इस तरह का माहौल होता है कि वहाँ पर शीशा लगा कर नीचे डिवाइसेज, ऊपर डिवाइसेज, ऑडियो वीडियो, तो रिकॉर्डिंग करके एक प्राइवेट बातें हैं उनकी, वो अपने रहनुमाओं से मिलते हैं, क्लास से मिलते हैं, कोई स्ट्रेटजी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई उनकी हदायत होती हैं। तो वो जो है उनकी हदायत या किसी भी अपने वकील के साथ मशावरत करना, कोई भी शख्स हो, तो किसी की प्राइवेसी के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते, उसका राइट है, वो कर सकता है। आप अगर वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा मिलने के लिए जेल जाते हैं, तो बाहर अगर 4 घंटे रोक ली जाए और 4 घंटे रोक के बाद मुलाकात ही ना करवाई जाए, और एक दिन जो हुकूमत है उसने खुद मुख्तस किया हुआ है, और जो जेल अहकाम है उन्होंने जुमरात का दिन रखा हुआ है। अब जुमरात के दिन अगर आपने नहीं मिलने देना, फिर आप रात को बता दें जी कि हमने नहीं मिलने देना, हम आपकी अप्रूवल जो है वो, अच्छा कोई रीजन भी नहीं है ना, बगैर रीजन के मुलाकात कैंसिल कर देना, अपनी मर्जी से नाम ड्रॉप कर देना। आए रोज आप देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई एक बैच। लेकिन नहीं मैदर साहब, इस बारे में तो जब चीफ जस्टिस ने भी पूछा था, फिर उन्होंने कहा था, बल्कि मुझे याद है कि उन्होंने तो ऑर्डर में भी कहा था कि एक जो अफसर है, जुडिशल अफसर, वो जाके विजिट करके आएगा जेल का और देखेगा कि क्या उनके साथ वहाँ पर मामलात हैं। तो क्या कोई अफसर ने विजिट नहीं किया और रिपोर्ट नहीं दी कि वाकई इस तरह की सिचुएशन है जो खान साहब बयान कर रहे हैं? देखिए, जुडिशियल अफसर कोई ऐसा नहीं गया, और ना ही कोई भिजवाया गया, ना ही उसने आकर कोई इस तरह रिपोर्ट दी, जब भेजी नहीं गया, जब भिजवाई नहीं गया। सेकंड बात यह है कि जो जज जाता है, फॉर एग्जांपल 1 महीने के बाद एक विजिट, तो उस विजिट के अंदर भी आपने देखा कि काफी चीजें जब विजिट होता है नहीं मैदर साहब, आपकी आवाज जो है ना बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब है, समझ नहीं आ रही, आपको दोबारा लाइन में लाते हैं। जी ठीक है, मैं दोबारा आ जाता हूँ। चलिए दोबारा नईम साहब से रब्ता करें। इमरान साहब, आपको क्या अब नज़र आ रहा है, अब थोड़ा सा इस बात को आगे लेके जाते हुए, ये भी हम देख रहे हैं कि आज जलसे की इजाज़त पहले दी हुकूमत ने और उसके बाद वापस ले ली है, अब वो इंतज़ामात भी कर बैठे हैं, अब अचानक से कह दिया। इसके पीछे आपको लगता है कि हुकूमत की कोई बदनीयती है या कोई वाकई रियल रीज़न नज़र आता है? देखिए, मुझे तो हुकूमत की बदनीयती या किसी और वजह से ज़्यादा हुकूमत की बेवकूफ़ी नज़र आती है। अच्छा। हाँ जी, ये तो खुद इमरान खान के लिए या किसी भी मुखालिफ के लिए हमदर्दी पैदा करने वाली बात है ना, कि एक दफ़ा आप इजाज़त दे दें, दूसरे दिन आप उसको कैंसिल कर दें, फिर आप मुखालफिन को तो मौका मिलेगा कि जनाब ये देखिए ये क्या करते हैं, ये कभी इजाज़त देते हैं, कभी नहीं देते, हमें करने नहीं देते। नहीं, मुझे आप ये बताएं और क्या वजह हो सकती है? भाई अगर आप खौफजदा नहीं हैं तो आप उन्हें इजाज़त दें, उनको करने दें जलसा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर वो कानून हाथ में लें, या आपको ये डर है कि फिर कभी 9 मई जैसे वाक़यात ना हो जाएं, तो आप कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो किस लिए हैं, वो प्रॉपर उसका बंदोबस्त करें, और अगर कोई बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको कानून के कटहरे में लाएं। लेकिन ये सोच लेना और ये सोच के ये कर लेना कि ओहो ये हो गया तो ये ना हो जाए,
ये कहाँ की बात है? आप और वैसे भी इस मामले में तो अदालत भी गारंटर है ना। ये तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने केस था और उनके सारी हिदायत और अहकामात के साथ फिर डीसी साहब बैठे इनके साथ और उन्होंने सारी बातचीत की। अब जलसा कल है, लेकिन जो पीटीआई इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मुगल साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर ये आ रही है जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी आज वो लापता हैं। अभी तक उनका क्लेम ये है पीटीआई का कि उनके साथ कोई उनकी राब्ता नहीं हो पा रहा। तो एक तरफ अगर आपने अदालत के डंडे के ऊपर दे ही दिए जलसे की इजाज़त, तो दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं और साथ साथ अब एनओसी ही मनसूख कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो बज़ाहिर पॉलिटिकली तो ऐसा लग रहा है कि फिर हुकूमत बिल्कुल नहीं सामना कर पा रही पीटीआई का। नहीं इसमीना, बात ये नहीं है कि हुकूमत सामना कर पा रही है, नहीं, ये अलग एक सवाल है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुकूमत ने अगर जलसा नहीं होने देना तो फिर आपने इजाज़त ही क्यों दी? और अगर आपने एक दिन इजाज़त दी है तो फिर अगले दिन आप एनओसी क्यों उसका कैंसिल कर रहे हैं? तीसरी बात ये कि अगर आमिर मुगल साहब को आपने गिरफ्तार करना है तो बताएं किस केस में करना है? आपने क्यों उन्हें गिरफ्तार किया? वो तो वही किया ना, तो किस केस में किया है? आमिर मुगल जो हैं वो या कोई भी शख्स ऐसा है जो अगर आप तो पहले आप सोए हुए थे, अगर किसी और मुकदमे में आपको मतलूब था तो पहले क्या इस्लामाबाद पुलिस सोई हुई थी कि उसको याद नहीं था, आज जलसा आया तो उसको याद आ गया? ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत पीटीआई के, क्योंकि उनको तो काफ़ी अरसे से इजाज़त मिल ही नहीं रही। उनके साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है। हुकूमत की अपनी शोहरत जो है वो मज़ीद दागदार होगी ऐसी बातों के साथ। लेकिन नईम साहब, क्या जलसा फिर भी होगा कल? क्योंकि अब फिलहाल तो हमने यही खबर सुनी है कि एनओसी वापस ले लिया, उन्होंने मनसूख कर दिया। देखिए बिल्कुल जी, एनओसी जो है वो उसकी खबर चल रही है और हमारे तक जो एनओसी है वो अभी तक पहुंचा नहीं, हमने नहीं देखा। क्योंकि ये एक खबर चलाई जा रही है कि जिससे जो हमारे प्रोग्राम है उस वो कामयाब ना हो, लोगों के अंदर ऐसा एक बनाया जाए कि जी बिल्कुल कैंसिल हो गए, ताकि लोग आ ना सकें। गलत खबर फैलाई जा रही है। सेकंड बात यह है कि अगर आपने एनओसी कैंसिल की है तो उसका नोटिफिकेशन तो हमें मिलना चाहिए ना। हमारे जो वहाँ पर फार्म 45 के एमएनएज हैं सारे, जैसे शुएब शहीन साहब हों, अली बुखारी साहब हों, तो मुसलसल राब्ते में हैं डिप्टी कमिश्नर के, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि आपके जलसे की इजाज़त जो दी थी हमने वो कैंसिल कर दी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ये एनओसी जारी किया गया था। और अगर कोई ऐसा अमल किया जाता है तो डेफिनेटली वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन होगी और फिर हम तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अभी तक जो सारी सूरत हाल है उसके अंदर बिल्कुल जलसा होने जा रहा है और हम करेंगे। और उसके लिए जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल भरपूर तरीके से है और हमने तमाम आगे तंजीमों को कहा हुआ है और हम सरगोदा से भी एक भरपूर शानदार रैली जो लेकर आएंगे और उसमें शामिल होंगे। इसी तरह पूरा जनूबी पंजाब आएगा, केपी से आएंगे लोग, इस्लामाबाद से भी लोग निकलेंगे, पिंडी से, सारे मज़ाफ़ात से लोग आएंगे और भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे। अच्छा, एक साहब हैं नहीं सर, जो आपसे मैं पहले बात करी थी उस पर मुझे अभी आपसे एक दो सवाल और करने थे, लेकिन फिर आपसे राब्ता नहीं मुमकिन रहा था। ये फरमाइएगा, जो भूख हड़ताल की हम बात कर रहे थे, ये क्या बात तयशुदा है कि अगर इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाते हैं तो फिर बाकी जो पार्टी क़यादत है वो भी जाएगी, कारकुन जाएंगे, या ओवरऑल आप लोग कोई और हड़ताल की कॉल देंगे? क्या मैकेनिज्म आप लोगों ने इसके ऊपर सोचा है? जी बिल्कुल, खान साहब भूख हड़ताल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में हम सारे ही इंशाल्लाह ताला भूख हड़ताल करेंगे। और इसी वजह से किया जा रहा था क्योंकि अदालत में बार बार दरख्वास्त देने के बावजूद, जो जज विजिट करते हैं उनको कहने के बावजूद, ये कंट्रोल जो है वो संभाले हुए हैं और वो वहाँ पर कोई भी बंदा जाता है, आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो कैमरे लगे हुए, सारा कुछ हो रहा है और बिला वजह नाम काट देना, इसका नाम मेरा, मैं कई दफ़ा गया हूँ, मेरा नाम काट दिया जाता है। इसी तरह से कोई कहीं और उनके खान साहब खुद चाह रहे होते हैं कि ये बंदा है, आजम सवाती साहब 2-3 दफा गए, उनको नहीं जाने दिया गया, और कई ऐसे लोग हैं जो गए और नहीं जाने दिया गया। इसी वजह से खान साहब ने भूख हड़ताल का कहा और इंशाल्लाह ताला जिस वक्त वो करेंगे भूख हड़ताल तो फिर आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में हर तरफ हम भूख हड़ताल करेंगे। और यही वजह है कि हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है। हमारी जो अदालतें हैं वो किस तरह से नहीं मैदर साहब, ये फरमाइएगा कि बानी चेयरमैन जो हैं उनको ये अंदेशा क्यों है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? वो किसको इसका जिम्मेदार समझते? देखिए अंदेशा इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि उनके ऊपर जिस तरह से केसेस बनाए गए, पहले झूठे केसेस, फिर उन दरखास्तों के ऊपर समाअत न करना, फिर रिलीफ लेने के लिए आपकी इतना टाइम लग जाना, महीनों दरखास्तें चलती रहना। अब झूठे केसेस के अंदर सजाएं देकर आपने उनको अंदर डाला। इसी तरह से वो देख रहे हैं कि कैसे वर्कर्स के ऊपर, उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमात बनाए गए,
उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह लोगों को उठा के अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसे छोड़ दिया गया, उसके केसेस भी खत्म हो गए। तो वो सारी चीजें देख रहे हैं, बल्ले का निशान हो, 8 फरवरी धांधली वाली दरखास्त ना लगाना हो, 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन ना बनाना हो, तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जो है आपके सामने वो सारी चीजें आ रही हैं, अदालतों पे एतमाद नहीं कर रहे। और ये आज उन्होंने कह भी दिया है नईम साहब कि काजी साहब भी, पाकिस्तान का हर बंदा ये कह रहा है, राइट, लेकिन काजी साहब हों या आमिर फारूक साहब, दोनों के ऊपर वो एतमाद का इजहार नहीं कर रहे। लेकिन इससे पहले एक कन्फ्यूजन नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि आप लोग बाहर तो तनकीद करते हैं चीफ जस्टिस पर भी और सियासी तौर पर भी कह देते हैं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्हें नहीं बैठना चाहिए, लेकिन जब अदालत में पेश होते हैं तो आपके वकला कह देते हैं कि हम एतमाद कर रहे हैं, हम एतराज़ नहीं कर रहे। कल भी हमने देखा सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि एतमाद है उन्हें, नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने ज़रूर कहा कि वो उठ जाएं, लेकिन उसके अलावा उससे पहले भी जितने केसेस थे सब पर आप लोगों ने कभी एतराज़ नहीं किया। तो ये कन्फ्यूजन है या आप लोगों के अंदर कोई डिवीजन है कि एतमाद करना है या अदम एतमाद करना है? हाँ, देखें, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी लॉयर की ओपिनियन अलग हो, किसी लॉयर की अलग हो, लेकिन मेजॉरिटी में हमेशा हमने यही कहा कि काजी फायज़ साहब या आमिर फारूक साहब ने जो नाइंसाफ़ियाँ की पिछले सारे अदवार के अंदर, सारे मामले के अंदर, आपने देखा कि एक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह अगर लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर मैंने तो नहीं करनी या किसी और ने तो नहीं करनी, अदालतों का ही काम है। और वो उसमें नाकाम रहे, बल्कि नाकाम क्या रहे, वो फॉर्म 45 हो या इलेक्शन कमीशन हो, उनको हमने देखा कि उन सबको डिफेंड करते हुए नजर आए। तो उसी को देखते हुए ये कहा गया, सलमान अकरम राजा की भी आपने बात की, तो अब ऑनर्स आप लोग एतम एतमाद करेंगे? लीगल ग्राउंड कुछ होती है कि आपके साथ स्ट्रेटजी के तौर पर रखें, केसेस को देखना है कि आपके हक में आया या आपके खिलाफ फैसला आया। तो सलमान अकरम राजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से बड़ा क्लियर होता है। वो कहते हैं जी कि फैसले हमें लग रहा होगा कि शायद हमारे खिलाफ हैं, लेकिन आपने देखना ये है कि आपके खिलाफ हैं, लेकिन उसको आपने साबित कैसे करना है कि वो बिल्कुल उन्होंने गलत फैसला दिया है, तो उसके लिए वो एक अलग मामला है। लेकिन जो उन्होंने सारा काम किया, जैसे निशान छीना गया या बाकी, ठीक है नईम साहब, अब ऑनवर्ड्स क्या करना है? साहब मुतफिक है, लेकिन आपने कल देखा कि नियाजुल्लाह नियाजी साहब अगर वहां पर जाकर इतराज करते हैं कि आप केस ना सुने और आगे से बंदा कह दे कि आप बैठ जाएं, हमने आपको सुन लिया है, तो उसके बाद फिर अगर वो काजी साहब कहें कि हाँ जी बताएं, तो फिर बंदे ने कहना है कि ठीक है जी स्टार्ट करें। अब उसके बाद उनके पास कोई उस टाइम कोई ऐसा जवाब नहीं था जिस बुनियाद के ऊपर वो आगे ऑनवर्ड्स अब आप क्या करेंगे? एतराज करेंगे उनके बैठने के ऊपर केसेस में या फिर नहीं करेंगे? अब फाइनल क्या स्ट्रेटजी तय हुई है आप लोगों की? बिल्कुल एतराज करेंगे जी। स्ट्रेटजी हमारी आज भी इस हवाले से डिस्कशन होती रही है और हमने बाकायदा एक नोट भी बनाया है कि क्या क्या कहाँ पर नाइंसाफियाँ की गई हैं। तो उसके हवाले से जो दरख्वास्त आएगी वो इंशाल्लाह मंजर-ए-आम पर आ जाएगी, जिसमें हमने मुकम्मल जिक्र किया है कि उनकी बेगम ने किस तरह इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो ये मनी ट्रायल नहीं दे रहे, ये 300 कनाल यहाँ से ली गई FIA को, दूसरे तीसरे, तो वो काफ़ी उनकी जो चीज़ें सामने ऑन रिकॉर्ड थी वो सारी हमने देखी हैं कि कहाँ पर उन लोगों ने ये सारा किया है। तो उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर अदम एतमाद जो है मुकम्मल तौर पर वो दरख्वास्त के जरिए दायर करके और रिक्यूजल की जाए। लेकिन अब उनके ऊपर डिपेंड है कि फिर वो क्या उसके बाद जो है वो आगे केस को बढ़ाते हैं या क्या कहते हैं, या उसके ऊपर रिक्यूजल एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक नजर आ रहा है वहाँ वो तो बिल्कुल यही नजर आ रहा है कि वो किसी सूरत भी हमारी दरख्वास्त को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो जिस तरफ खड़े हैं वो सारी दुनिया देख रही है। ठीक है, एक इमरान साहब ब्रेक लेना है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर नईम साहब से मजीद भी सवालात करेंगे, APC की भी बात करेंगे। मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि उसमें तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, तो क्या PTI के इस हवाले से क्लियर है? कहा तो यही है खान साहब ने कि शरीक होंगे, लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा और इससे क्या आगे बातचीत का माहौल मजीद भी बनेगा, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है नईम हैदर पंजोता साहब से भी। आज एक बड़ा अहम काम हुआ है, अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से ख़ास तौर पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जी हम भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं जिसमें तमाम पार्टीज़ को एतमाद में लिया जाए इस मामले के ऊपर। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर इत्तेफाक़ राय हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके जो काम किया जाए वही अच्छा काम होता है और उस पर ही उसके अच्छे रिज़ल्ट भी निकलते हैं। अब जहाँ तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात है,
तो मैं समझता हूँ कि आज उस हवाले से बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने भी कह दिया, और तमाम जो आते जब इस एपीसी में शामिल होंगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई जमात उस पर इनकार करे या उससे वो कहें कि नहीं इसकी अफादियत नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा था कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाइयाँ होंगी उस पे हो, या एक पूरा एक ऑपरेशन तो एक इत्तेफाक़ राय हो जाएगा। मुझे लगता है इत्तेफाक़ राय हो जाएगा, और ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ही होगा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने आज ये बात कही है कि अगर तो आप इमरान खान को बुलाते हैं तो फिर तो इसका फ़ायदा है, डयाला का दरवाज़ा खोलें, इमरान खान को भी कॉन्फ्रेंस में बुलाएं, तो फिर तो इसका वेट है, वरना क्या फ़ायदा है। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को बुलाने से फ़ायदा है या पीटीआई का वफ्द भी शामिल हो जाए? वैसे तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी का वफ्द ही शामिल होगा। देखिए, पार्टियों की नुमाइंदगी हो तो वो फिर एक ही बात होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ खुद सरबराह नहीं जाते। लेकिन अगर किसी भी पार्टी का सरबराह हो तो उसके मुताबिक तो उससे बेहतर तो कुछ चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर पीटीआई का वफ्द आता है और वो भी वहाँ पे जो भी अपनी राय देते हैं उसके हक में या उसके खिलाफ, तो वो कंसिडर तो पीटीआई की बात ही होगी। लेकिन जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ये बयान है तो उनके आजकल अपने मसाइल चल रहे हैं, पीटीआई में एक दौड़ लगी हुई है कि ज़्यादा वफादार कौन है शाह का, तो इस तरह के बयानात जो हैं वो कंपनी की मशहूरी के लिए भी होते हैं। अच्छा, वैसे आप समझते हैं कि सब एक टेबल पे बैठे ही हों, चाहे अज़्म इस्तेहकाम के लिए ही बैठे हों, तो उसके बाद फिर आगे मुज़ाकरात का दरवाज़ा तो खुल सकता है, मज़ीद गुफ्तगू भी हो सकती है, बाकी इशूज़ के ऊपर भी बात चल सकती है, निकल सकती है। बिल्कुल हो सकती है और होनी चाहिए। और मैं तो ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को भी बुला लें, उसमें शामिल कर दें या वीडियो लिंक के जरिए शामिल कर दें, तो उससे कुछ आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की शान को कम नहीं हो जाएगी। उसकी अच्छा है हुकूमत की, जो हम पहले बात कर रहे थे कि हुकूमत को उससे फ़ायदा या नुकसान है, तो हुकूमत को उससे फ़ायदा ही होगा। जो पीटीआई वाले हर वक्त प्रोपेगेंडा भी करते हैं उसका भी जवाब होगा कि नहीं हुकूमत ने तो देख लिया, उनको उसमें भी बुला। राइट, नईम साहब, खान साहब कह तो रहे हैं कि शामिल हो जाएंगे, लेकिन मौक़िफ़ तो आप लोगों का बाहर कुछ और ही है कि आप लोग नहीं चाह रहे कि मुल्क में या इवन आप यानी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कोई ऑपरेशन हो, उसकी मुखालफत की गई है तकरीबन तमाम ही खैबर पख्तूनख्वा की जमातों की तरफ से। तो क्या ये हम देखते हैं कि बाहर आप लोगों के मौक़िफ़ कुछ और होते हैं और अंदर इजलासों में जाके आप लोग मान जाते हैं सारी बातें? देखिए, ऐसी बात नहीं है जी कि बाहर कोई मौक़िफ़ और होता है और अंदर मान जाते हैं। उस दिन भी जो बात हुई ऑपरेशन का कहीं पर जिक्र नहीं हुआ, और उस बात की तायीद शुक्र है वो अल्लाह ताला ने कोई बात तो सच के तौर उसने कर दी। उसके बाद फिर जो है ख्वाजा आसिफ और दूसरे तीसरे बोलने लग पड़े जी नहीं ऑपरेशन की बात हुई, तो वो तो डेफिनेटली एक बात क्लियर होगी कि वहाँ पर ऑपरेशन की बात नहीं हुई थी और वैसे ही उन्होंने कहा था। सेकंड बात ये है कि जो आप फरमा रहे थे कि खान साहब अगर हों वहाँ पर, बिल्कुल हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और बिल्कुल होना चाहिए, कोई इस तरह का मामला होता होना चाहिए और तमाम हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को, और हमने दोस्तों ने भी यही कहा था कि सबको एतमाद में लेना चाहिए क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला है। इमरान खान की जब हुकूमत थी उस वक्त आपने देखा था कि करें और जहाँ पर एक जमादार सीट के ऊपर बैठ कर अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट देते तो बड़ी एक मज़ाक़ा खेज होगी, बड़ी अजीब होगी, उसको कोई भी नहीं तस्लीम करेगा और सब ये इसमें कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है। हमेशा लेकिन नहीं मंजूता साहब, अगर अफगानिस्तान से आपके मुल्क में अटैक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पनाहगाहें मौजूद हैं उन लोगों की जो आपके मुल्क में आके अटैक कर रहे हैं, तो फिर इस बात पे आप लोगों को क्यों एतराज़ है कि वो अगर सहूलतकारी कर रहे हैं दहशतगर्दों की, तो आप उनके वहाँ पर जहाँ पनाहगाहें हैं वहाँ पर अटैक करने में इस बात पे इतने मुखालिफ क्यों हैं? नहीं, देखें, अफगानिस्तान में अगर कोई भी आपने पकड़ना है ना, कोई भी आप समझते हैं किस जगह के ऊपर, तो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर कर। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया कहे जी कि वहाँ पर जो है हमारे मुखालिफ बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और इंडिया वहाँ से अटैक करे हमारे किसी भी सूबे के अंदर जाकर किसी भी बॉर्डर के साथ मिलकर, तो डेफिनेटली हम उसका रद्द-ए-अमल देंगे। उससे क्या होगा कि वो एक जंग वाला माहौल जो है वो बढ़े। अब उसका तरीकाकार ये होता है कि आप अफगानिस्तान के साथ समझते हैं कि वहाँ पर कोई हमारा दुश्मन बैठा हुआ है या कोई पनाह दी गई है, तो सबसे पहले उस हुकूमत को एतमाद में लेना होगा, उनके साथ बातचीत करनी होगी, जैसे इमरान खान साहब ने अपने दौर में की थी। और उस वक्त भी हुकूमत अफगानिस्तान की मुखालिफ थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने उनसे बात की और मामला अफ़ाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ाया और आपने देखा कि ड्रोन भी और सारा कुछ बंद हो गया। इस वक्त जो ये सारी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि
तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक हिकमत अमली होती है जिसमें अपने पास जब होके आगे बढ़ना होता है, चलना होता है, उससे हल होते हैं। ये नहीं है तरीका कि आप इधर से जनाब गोली चला दें, आग लगा दें, टैंक चला दें, जहाज चला दें और इससे आप कहें कि आपके मुल्क। तो इसका मतलब अगर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाते हैं, आपको कायल किया जाता है, तो फिर आप इसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, आवाम को कायल करना है ना। आप किसी भी जिले सूबे के अंदर किसी भी जगह पर कर रहे हैं तो वहां पर आबादी है, लोग हैं वहां के, आपने देखना है कि वहां पर क्या असल हक़ाइक़ है। फॉर एग्जांपल मेरा इलाका है सरगोदा, तो सरगोदा मुझे पता है। अब आप कहें कि हमारे गांव के ऊपर ऑपरेशन करना है तो यहाँ पर तो कोई दहशतगर्द नहीं बैठा, वो उसके लिए एक तरीकाकार है ना। आपने उस ऑपरेशन की आड़ में कितने लोगों को बेघर कर देना है, कितने लोगों को वहां से निकालना है, कितने लोगों को घर तबाह कर देने, तो वो आपने उनको एतमाद में लेना होता है। अगर एतमाद में आप लेते हैं तो फिर कोई भी आपकी प्लानिंग है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करते हुए आपको मसाइल नहीं होते। ठीक, अच्छा नईम हैदर साहब, 2-3 चीज़ें जो आपने अपनी गुफ्तगू में की, पहले तो ये फरमाइएगा कि जब तालिबान के साथ मसला हुआ अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान ने आपकी हुकूमत के दौरान ही उनसे बारहा कहा कि जी आप TTP की माहिद बंद करें, तो आपको याद होगा कि उन्होंने आगे से किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया था और उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं हम नहीं करते, जाओ जो करना कर लो। उस वक्त तो मामला हल नहीं हो सका। दूसरी बात यह कि जब आपके पास, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, आपकी वजारत दिफा के पास, आपकी वजारत दाखिला के पास सबूत हों, प्रॉपर सबूत हों कि वहाँ से आप पे हमले किए जा रहे हैं, लोग वहाँ पे ट्रेंड होके आते हैं, यहाँ पे हमले करते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं, तो फिर भी आप जो है उसके लिए उनको क्या करेंगे? उनसे दरख्वास्तें करते रहेंगे या आप उनके साथ कहेंगे कि जी अगर उधर से आके लोग हमला करेंगे तो हम भी फिर उनके लिए कुछ करेंगे? क्योंकि ये तो साबित हैं चीज़ें सारी। तीसरी बात ये कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसमें तो ना कोई बेघर होंगे अफराद, ना कोई इस तरह से। अगर एजेंसीज को रिपोर्ट मिलती है कि जी यहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं और वहाँ पे कार्रवाई की जाती है, तो फिर आपका मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि आवाम को आपने एतमाद में लेना है। अगर आप ये कहें कि मेरा के अंदर दहशतगर्द बैठे हुए और वहाँ पर हो ही नहीं और आप उस आड़ के अंदर जो है अपने टारगेट करना हो या पाकिस्तान साहब के टारगेट करना हो, तो उसके कोई पैरामीटर्स, कोई तरीकाकार तो होता है ना। दूसरी ये चीज़ रह गई कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अगर कोई बंदा बैठा है और अगर आप समझते हैं कि वो हमारे खिलाफ है, तो फिर अफगानिस्तान हुकूमत से आपने बातचीत करके उससे कहना है कि हमारे खिलाफ वहाँ पर जो है वो बंदा वहाँ अटैक कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ जो है वो करना चाहते हैं, वो आप उस तरीके से करते हैं। तीसरी बात ये रह गई का मामला ठीक, लेकिन पत्नी किधर से आ गए, आप वहाँ पर पाबंदी लगाएं। वही हो कि आप भी सारी बातें उधर भी कर लें, क्योंकि अगेन वही बात है कि ये मीडिया डिबेट से ज्यादा हमें ये नजर आ रहा है। नईम साहब, मुझे सिर्फ एक छोटा सा जवाब इस पे भी चाहिए, ट्राइब्यूनल्स के मामले पे फिर मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है? नई चीफ जस्टिस जो हैं, नए जो जजेस तैनात किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से, आप इसको कबूल कर लेंगे या आप लोग इसको भी कुछ इसकी भी काउंटर स्ट्रेटजी बना रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट के मरकज़ साहब, उनको एक मुनज़्ज़म प्लान के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट भिजवाया गया, इसीलिए वो इंसाफ दे रहे थे, वो इंसाफ की बात करते थे, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि आगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ है या पीएमएल है, बल्कि वो कहते थे कि हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं, हमारे जजेस जो हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर ना डाल सके, ना डाल सकता है, ना किसी को हरा सकता। खुदा में वाक़ है वो उन्होंने फौरन एक्शन ले लिया। इसी तरह से और अदालतों का उन्हें जानबूझकर वहाँ भेजा गया। अब उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और उसके मुताबिक वो समाज चल रही है और जजेस ने किसी तरह से इनकार नहीं किया। ये तरमीम लेकर आए, इन्होंने कहा जी कि जजेस के पास बहुत काम है तो बर्डन की वजह से हम रिटायर्ड जज लगा लें। यही 2023 के अंदर इस बात की हमायत कर रहे थे कि रिटायर्ड जजेस ने, उस वक्त तरमीम की गई और अब कर रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस होने चाहिए, क्योंकि ये एक जो फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है ना, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये सारा किया जा रहा है कि उनको पूछे नहीं, उनसे कोई बात ना करे। बेसिकली जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगी, मैं तो इसको हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये उस धांधली के ऊपर डाका डालने वाली दरखास्त है जिसकी साहब ने हमारी की है और ट्राइब्यूनल वाले मामले को दोबारा कहा है कि आप जी ठीक है। नहीं, मैं पंजोता साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर लाइव प्रोग्राम में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। एक ब्रेक लेते रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ फर्दर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की एक्टिविटी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी एक्टिव होने जा रहे हैं और वक्त बचा तो थोड़ी बात ये भी करेंगे कि बरतानिया में भी आज बड़ी तब्दीली आ गई है नए इंतखाबात के नतीजे में, उस पर भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि PMLN भी कहीं ना कहीं तनकीद की वजह से सोच रही है कि कोई सियासी बयानिया होना चाहिए और साथ साथ जो उनकी अपनी सियासी जमात है उसको भी मुतनज़म करना चाहिए। इसके ऊपर अब खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब मुहर्रम के बाद कुछ एक्टिव होने जा रहे हैं, तंजीमें नौ करेंगे जी पार्टी की और तंजीम साजी करेंगे, मुल्क की दौरे भी करेंगे। इमरान साहब बार बार मियाँ साहब के बारे में हम ये सुनते हैं अब एक्टिव होने जा रहे हैं, अब एक्टिव होने जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वो जब वापस भी आए उस तरह से उन्होंने इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, फिर हुकूमत साजी शुरू हुई तो उसमें भी वो एकदम मंजर से साइड पे हो गए। उसके बाद से अब हुकूमतें भी चल रही हैं तो कोई उनकी तरफ से पूरा हफ्ता गुजर जाता है, स्टेटमेंट नहीं आता। आज मैं देख रही थी जो PMLN के अपने लोग हैं, वर्कर्स भी, उनके लीडर्स भी और बहुत से हामी सहाफ़ी भी, वो भी ये तनकीद करते नज़र आ रहे थे कि इस तरह कैसे इस दौर में जहाँ पे हर वक्त हर चीज़ पे लोग रिएक्शन देते हैं तो मियाँ साहब वो बिल्कुल 7-7 दिन खामोश हो जाते हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं होता। ये क्या वजह है इसकी? क्या मियाँ साहब नाराज़ हैं? क्योंकि कुछ उनके करीबी सहाफ़ी तो ये भी कह रहे हैं कि वो नाराज़ हैं। अच्छा समीना, पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब नाराज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। और किससे नाराज़ होंगे? अपनी बेटी से या अपने भाई से? वो किसी से नाराज़ नहीं है। असल में उनकी सारी तवज्जो थी अपनी बेटी, अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहबा की हुकूमत जो है उसको सेट करने में। उनकी तमाम टीम, खुद मियाँ साहब अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ जो है ना सिर्फ मरियम नवाज़ की रहनुमाई करने में मसरूफ़ हैं, बल्कि जो उनके करीबी लोग हैं उनका तो ये कहना है कि वो ख़ुद तकरीबन हर अहम मीटिंग में भी शामिल होते हैं अपनी बेटी के साथ। और उनकी बेटी जो है वो भी पूरी तरह से अपने वालिद की रहनुमाई में ये सारा काम कर रही है। तो एक तो उनकी मसरूफियत सारी उधर थी। दूसरा, वो ये समझती हैं कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि उन्हें मरियम नवाज़ जो हैं वो ख़ुद मामलात को उस डगर पे ले आई हैं, तो लिहाजा अब उन्हें जो उनका कारकुन है और ख़ास तौर पे इस हालात में महंगाई में और जो बिजली के बिल हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए इस वक्त सबसे अहम मसला महंगाई है। मुल्क के जो माशी सूरत हाल है उसमें वो ये समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो तो आवाम को बाहर नहीं ला सके। PTI तमाम तर उसके बावजूद जिस तरह भी हुकूमत ने उसको टैकल किया वो कोई सड़कों पे एहतजाज नहीं कर सकी। लेकिन महंगाई एक ऐसा बम है जो किसी वक्त भी आवाम को सड़कों पे आने पे मजबूर कर सकता है, जो आवाम को एहतजाज पे मजबूर कर सकता है। और बिजली के बिलों में जो बिजली की कीमतों में बार बार का इजाफा है, लोग इससे बड़े परेशान हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ ने अब ये फैसला किया है कि वो मुहर्रम के बाद ख़ुद निकलेंगे और पूरे मुल्क में वो जाएंगे, जलसे जुलूस करेंगे ताकि अपने कारकुन को कम अज़ कम मोबिलाइज कर सकें। इस दफ़ा करेंगे। मैं ये सवाल इसलिए करेंगे क्योंकि हम तो ये जैसे मैंने पहले कहा कि हम पहले भी ये सुन रहे थे, लेकिन हमने क्या देखा है जब से वो वापस आए हैं, किसी एक टीवी इंटरव्यू, किसी को एक टीवी इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया। इंतखाबी मुहिम थी उसमें वो कहीं इंतखाबी मुहिम के दौरान तो कोई बेटी की हुकूमत नहीं ना चला रहे थे। आप इंटरव्यू देते हैं, सहाफ़ियों को बुलाते हैं, उनके सवाल जवाब सुनते हैं, आप एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, आपकी क्या सोच है, आगे का आपका क्या मंजरनामा है, आप उनके साथ शेयर करते हैं। जब से मियाँ साहब आए हैं वो तो बिल्कुल साइडलाइन, कोई एक, और फिर पूरी PMLN में आप देख लें, मियाँ नवाज शरीफ भी, मियाँ शहबाज शरीफ भी, मरियम साहिबा भी, बिल्कुल कोई टीवी इंटरव्यू नहीं देते, किसी मीडिया के कॉन्फ्रेंस में या सहाफ़ियों के साथ उस तरह से नहीं गुफ्तगू करते और ना किसी के सवालों का जवाब देना पसंद करते हैं। तो आज के दौर में किस तरह आप अपने वर्कर को सेटिस्फाई करेंगे अगर आप मीडिया से इतना दूर हैं और आप एक इंटरव्यू देने के मजाज नहीं है? ये उनसे सवाल पूछा गया था। ये बात जो है मुस्लिम लीग नून की जो इनकी मियाँ नवाज शरीफ की जो आप किचन कैबिनेट कह सकते हैं उसमें ये बात हुई थी और उसमें भी ये हुआ कि क्यों मियाँ साहब जो हैं वो मीडिया से दूर हैं। तो उस पर हमारे जो ज़राए, हमारे वाकफ़ान हाल, उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ का ये कहना था कि मैं कुछ करने के बाद सब ना सिर्फ टीवी इंटरव्यूज़ भी दूंगा, अभी मुल्क को जो हालात हैं जिसमें उस तरह से हमारी हुकूमत को परफॉर्म करे, हम ऐसी बातें नहीं करना चाहते कि जो बाद में पूरी ना हो सके। और फिर ख़ास तौर पे समीना ये देखें कि अब जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात जो होती है वो उसी वक्त तो हम टीवी चैनल्स वाले भी फ़ौरन ला के दिखा देते हैं कि जी आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था। अगरचे आपकी बात के साथ मैं ज़रूर इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर आप बिल्ली की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं है। चले आप मसरूफ हैं, आप एक ट्वीट कर देते हैं, आपका तो महीना कोई ट्वीट तक नहीं आता है। तो ये जहाँ सोशल मीडिया का दौर है,
आप लोग इस तरीके की सियासत करेंगे 90s वाली या नहीं? लेकिन मरियम नवाज जो हैं वो तो आप देखें, वो तो मीडिया पे बहुत आपको एक्टिव नजर आ रही है। नहीं, वो तो सिर्फ अपने तौर पर वो अपनी तरफ से ट्वीट कर देती ना, सवाल तो नहीं ले रही, कोई इंटरव्यू तो नहीं दे रही कि जिसके ऊपर उनसे कोई सवाल जवाब हो सके या उस तरह। एक अपनी मीडिया कैंपेन ज़रूर उनकी चल रही है, बल्कि अब तो पिछले दिनों ये जो उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन रन की है पूरी PMLN ने, उसके ऊपर इतनी तनकीद भी हुई है। टिकटॉकर्स जो है वो बाद में आके बता रहे हैं कि जी उन्होंने पैसे दिए और हमसे पेड कंटेंट बनवाया। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो सारी नहीं तो समीना ये तो सारी जमातें करती हैं, नहीं, तमाम लोग करते फर्क हैं। होता है ना। नहीं देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, जो मार्केटिंग का असूल है ना, उसमें किसी चीज़ की कामयाबी ये नहीं होती कि लोग उसकी तारीफ करें। मार्केटिंग का असूल ये है कि लोग उसको डिस्कस करें, भले उस पर तनकीद करें, भले उसकी तारीफ करें। तो मरियम नवाज जो अपनी उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें तो कामयाब है। नहीं, एतराज इस बात पे हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ, एतराज इस बात पे हो रहा है कि आपको पता है कि मुश्किल हालात हैं मुल्क के, लोग जो महंगाई से डसे हुए हैं, जिनके लिए आज बिजली का बिल देना अजाब है, और सरकारी पैसों से आप अपनी तशहीरी मुहिम चला रहे हैं, पैसे दे के लोगों से तारीफें करवा रहे हैं। एक चीज़ होती है कि आपने अच्छा काम किया, आप खुद देख के कहें, मैं कहूँ कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है, ये तब्दीली आई है जिस सूबे में, ये अच्छा काम हुआ है। एक चीज़ ये है कि मुझे आप पैसे दें और कहें कि चलो जी मेरी तारीफें करो, और वो पैसा जो है वो सरकारी खजाने से दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर सवाल तो उठेगा कि भाई आप अपनी तशहीरी मुहिम जो है उस गरीब आवाम के पैसे से कैसे चला रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उन पे तो सवाल उठेगा जो पैसे दे के करवाते हैं। तो क्या उन पे सवाल नहीं उठना चाहिए जो पैसे लेके झूठ बोल रहे हैं? वो तो अब उनके उठा है ना, मेरे लोगों ने जब उनको आगे से सवाल, उनके जो कमेंट सेक्शन बंद भी थे ना, लोगों ने जो उनके साथ किया है, 3-4 लोग वीडियो डिलीट करके चले गए। देखिए बात ये है कि अगर हुकूमत, तमाम हुकूमतें ये करती हैं कि पैसे दे के ही इश्तार चलवाते हैं, मुफ्त नहीं चलते, लेकिन जो यूट्यूबर्स या जो टिकटॉकर्स पैसे लेके बकौल आपके, उनका तो काफी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। देखिए जो आप बात करें, ये अवाम ने उससे पहले कर दिया हुआ है। उन्होंने जब उसके ऊपर तनकीद की है तो वो खुद हाथ जोड़ के बता रहे हैं कि जनाब हाँ जी ये सारा। और देखिए एक फर्क और भी है, एक चीज़ होती है आप इश्तिहार दे रहे हैं ना, सबको पता है कि ये पेड कंटेंट है, और एक चीज़ होती है कि आप झूठी तशहीरी मुहिम इस तरह चलाते हैं कि आप बता नहीं रहे कि ये पेड कंटेंट है, और जैसे कोई नेचुरली किसी ने वो उसके ऊपर किया है। तो इन दो बातों में फ़र्क है। लेकिन बहरहाल कहने का बददियानती भी है, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल ये एक मुख्तलिफ बात रही, लेकिन जो सवाल था बुनियादी, देखते हैं जी अब नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ते हैं तो वाकई सियासी सरगर्मियाँ शुरू करते हैं या फिर ये सिर्फ एक ढकोसला ही है। आखिर में सिर्फ इतनी बात, इमरान साहब बरतानिया में तब्दीली आ गई है, लेबर पार्टी भारी मैंडेट के साथ जीत गई है और अब तो उनकी कैबिनेट भी अनाउंस हो गई है। तब्दीली इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस बात का इम्कान बताया जाता था कि शायद कंजर्वेटिव पार्टी ही आगे करेगी, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट हमें रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि कोई किसी से इंतखाबी निशान नहीं छीना गया, ना कोई धांधली के इल्ज़ामात। जो गया है उसने भी खुश दिली से इसको कबूल किया है, जिम्मेदारी ली है हार की, और जो आया है उसने भी तारीफ़ की है कि जो कर रहा था अच्छा काम कर रहा था, हम आगे बढ़ाएंगे वगैरह। तो ये एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें आपका दस्तूर लिखा हुआ भी नहीं है, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पर ये सूरत हाल है। ये हमारे मुल्क में ख्वाब ही रहेगा कि हम भी कभी इस तरह के मनाजिर देख सकें? समीना, जमहूरियत जो है ना वो किसी आइन की लिखे हुए कानून की पाबंद नहीं होती। इखलाकियात ही असल में जमहूरियत का नाम है। तो इखलाकियात वो नहीं होते कि आपको किसी ने चार्ट पे लिख दिए तो आपने अमल करना है। इखलाकियात आपकी तरबियत भी होती है, इखलाकियात आपका बिहेवियर होता है। अब मामला ये है कि बरतानिया में अगर मौजूदा बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल तक बरसरे इक़्तिदार में रही है, 5 उसके वज़राए आज़म रहे हैं, 5 उनकी हुकूमतें तब्दील हुई हैं, और उसके बाद आज जब लेबर पार्टी जीती है तो जिस तरह से आप कह रहे हैं यहाँ ना तो कोई धांधली का इल्ज़ाम लगाया, ना किसी ने कोई और इल्ज़ाम लगाया है, ना उसको फॉर्म 45-47 का फड्डा बताया। तो बात ये है सिर्फ कि वो अगर आप देखें वोटों का फ़र्क उतना नहीं है जितना सीटों का फ़र्क है, और इतनी वाज़ेह अक्सरियत के साथ लेबर और वहाँ किसी ने आके ये नहीं कहा कि ये सिर्फ 30% जीते हैं, 70% तो इनके खिलाफ है। मैं यही मैं बात कर रहा हूँ कि अब ये देखें कि ये जो 400 से ज़्यादा सीटें इन्होंने ली हैं और ये बड़ी अक्सरियत के साथ वो कामयाब हुए हैं, तो ये है जमहूरियत का हुस्न। हम बातें तो जमहूरियत की करते हैं लेकिन हमारे रवैये जमहूरी नहीं है।
सिर्फ अवाम की बात नहीं कर रहा, अवाम बेचारे तो हर वक्त पिसते हैं। हमारी सियासी जमातों के रवैये जमहूरी नहीं है। जब तक सियासी जमातें खुद अपने अंदर जमहूरियत नहीं लाएंगी, इस मुल्क में माफ़ कीजिएगा जमहूरियत कभी नहीं पनप सकती। आज के प्रोग्राम को यहीं पर नाज़रीन ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।